नमस्कार दोस्तों, इनसेंबल आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर मैं सौरभ प्रियदर्शी फिर से एक बार आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों मैंने कल भी बताया था, ठीक है, जो 16 जून को जो है यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है, उसके क्वेश्चन को हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर रहे थे। जो पार्ट फर्स्ट था, सीरीज फर्स्ट था, उसमें हमने 1 से लेकर 50 नंबर तक के क्वेश्चन को जो है वो एक्सप्लेन किया, उसका ब्रीफली डिस्कसन आप लोगों के साथ किया था। और आज जो है ये सीरीज़ 2 है, जिसमें हम जो है 51 से लेकर जो है 100 तक के क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे। और ये जीएस का पेपर फर्स्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जीएस का पेपर फर्स्ट का मैं बात कर रहा हूँ, ना कि मैं सेकेंड पेपर सीसेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वाइटल है। और जीएस का पेपर फर्स्ट ही आपके मेरिट को डिसाइड करेगा। जो सेकेंड पेपर होता है सीसेट, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको पता ही होगा। उसमें 33% मार्क्स लाने जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, यानी कि क्वालिफाई करना जरूरी होता है। और उसके बाद जो भी मेरिट बनेगी आपकी जीएस पेपर फर्स्ट से ही बनती है। तो सीरीज फर्स्ट में हमने कल देखा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक का एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ उसे ब्रीफली मैंने डिस्कस किया। और आज उसी का पार्ट सेकेंड या सीरीज सेकेंड कर लीजिए आप। इसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर आप 100 तक, यानी कि पूरी तरह से हम इसे आप समाप्त करेंगे और ये छोटे छोटे पैकेज में समाप्त किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फिर से हम अपने मुद्दे की बात करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं और साथ ही साथ इसे ब्रीफली डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 51 है। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इसे मैं बता देता हूँ। ये जो 4 सेट होता है क्वेश्चन पेपर का, ए बी सी डी, इसमें क्वेश्चन का जो सेट नंबर है ये बी है। जिनके पास भी बी सेट का क्वेश्चन होगा उनका 51 नंबर ही यही होगा जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सेट बी है जिसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को सबसे पहले लेते हैं हम लोग। 51 क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, और जहाँ कहीं ज़रूरत होगी उसे इंग्लिश में भी लेंगे। ज़्यादातर मैं पहले भी कह रहा था कि इंग्लिश वाला क्वेश्चन ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश को समझना हिंदी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा कन्वीनियंट है जब आप बात यूपीएससी की करेंगे, क्योंकि यूपीएससी वाले जो है गूगल ट्रांसलेट करते हैं और इस दरमियान ट्रांसलेशन के दरमियान क्या होता है, हिंदी बहुत सारी त्रुटियाँ आ जाती है, जिसको लेकर कई बार डिस्प्यूट भी हो चुका है। तो यदि आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है तो क्वेश्चन प्रयास कीजिएगा एग्जाम में इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़कर समझकर उसे ही सॉल्व करने का। या अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी में भी क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं और जहां कहीं कोई दिक्कत हो समझने में, वहां तुरंत से जो है उस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखिए। और इंग्लिश ही सर्वमान्य होता है, वैलिड माना जाता है। हिंदी में त्रुटि जो होती है, यूपीएससी का भी कहना होता है कि इंग्लिश में जो क्वेश्चन टाइप किया हुआ है वही एग्जैक्ट है और वही सही है, हिंदी वाले में कुछ फॉल्ट हो सकता है, ऐसा यूपीएससी भी मान कर चलती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की हम बात कर रहे हैं। इसमें 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट कर रहा है कि साहिल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ जो है क्वेश्चन है, साहिल क्षेत्र की बात कर रहा है। और स्टेटमेंट्स 2 जो है आपका दूसरा जो कथन है वो कर रहा है कि हाल ही में साहिल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा और तख्ता पलट हुआ है, ठीक है। तो ये 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और नीचे कहा रहा है कि उपयुक्त कथनों के संबंध में कौन सा सही है। ए बी सी डी, ये 4 देख रहे हैं। पहला में कह रहा है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। तो सबसे पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को लेकर। तो पहला स्टेटमेंट था कि साहिल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, यानी कि सही है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। दूसरा कह रहा था कि हाल ही में साहिल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा और तख्ता पलट हुआ है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब ये सैन्य कब्जा और तख्ता पलट की वजह से ही अस्थिरता और बिगड़ती हुई सुरक्षा स्थिति पैदा हो रही है, यानी कि दूसरा जो स्टेटमेंट है पहले को डिफाइन भी कर रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, पहला स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, साथ में साथ स्टेटमेंट सेकेंड जो है ये भी सही है, और साथ में साथ कथन 2 और कथन 1 की जो कथन 2 है, स्टेटमेंट 2 है, वो कथन फर्स्ट यानी पहले स्टेटमेंट्स को व्याख्यायित करता है, उसको डिफाइन करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपने ऑप्शन ए बनाया है जिस किसी ने, तो वो आपका राइट आंसर है, आपने सही आंसर किया है। अब बात करेंगे हम साहिल क्षेत्र का कि ये क्षेत्र है कहाँ। तो ये जो साहिल वाला क्षेत्र है ये अफ्रीका में पड़ता है और ये एक सेमी एरिड एरिया है, यानी कि एक तरीके से कह लीजिए कि सूखाग्रस्त क्षेत्र है, ठीक है। बैरन आइलैंड वाला जो है एरिया है। इसके नॉर्थ में एक तरफ जो है सहारा डेजर्ट है, सहारा मरुस्थल है, तो इसके साउथ में जो है आपको सवाना ग्रासलैंड जो है स्थित है। तो बीच का एक बहुत बड़ा जो है अफ्रीका का एरिया है जिसमें बहुत सारे कंट्री आते हैं। इन कंट्री में आप माली की बात कर लें, जैसे माली है, बुर्किना फासो है,
ये चाड है, ये नाइजर है, ये नाइजीरिया है, ठीक है, गैम्बिया है। तो इस तरह के सारे कंट्री साहिल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और ये पॉलिटिकली भी अनस्टेबल है, यानी कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अस्थिर है, जैसा कि बताया जा रहा है, जिससे सिक्योरिटी रीजन जो है पैदा हो रहा है, सिक्योरिटी के मामले में भी अनस्टेबल हो गया। और साथ ही साथ इन्वायरमेंटली, यानी कि प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी देखें तो रिसोर्सेज से भरा हुआ है लेकिन अनस्टेबल है, अस्थिरता काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए एक तरफ जहां इस क्षेत्र में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी से जो है निपटना, साथ ही साथ सिक्योरिटी प्रॉब्लम को जो है रिजॉल्व करना, सॉर्ट आउट करना, तो दूसरी ओर जो है नेचर का जो रिसोर्स है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है उससे भरा पड़ा है। तो चैलेंजेस के साथ साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ वाला भी एरिया इसे माना जाता है, तो संभावनाओं का ये क्षेत्र माना जाता है। तो आपने देख लिया कि राइट आंसर क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार फिर से कीजिए। फिर से आपके सामने दो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड। जो पहला स्टेटमेंट है, कह रहा है कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब का, संयुक्त अमेरिका मतलब यूएसए से सेब का आयात नहीं करता है, यानी अमेरिका से भारत सेब नहीं मंगवाता है, ये कह रहा है। स्टेटमेंट सेकेंड कह रहा है कि भारत में विधि के अनुसार, यानी कि कानूनन सक्षम प्राधिकारी, जो ऑथराइज्ड व्यक्ति होता है अधिकारी, उसके अनुमोदन बिना अप्रूवल के अनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य फूड, जिसको कि आप जीएम फूड कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो कहते हैं, उसके आयात पर प्रतिषेध यानी कि रोक है। तो स्टेटमेंट सेकेंड हमारा ये कर रहा है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट फर्स्ट पर आते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत यूएसए से सेब का आयात नहीं करता है। अगर आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट्स गलत पाएंगे। भारत यूएसए से भी सेब का आयात यानी इंपोर्ट करता है, वो मंगवाता है, ठीक है। और स्टेटमेंट सेकेंड की अगर हम बात करेंगे तो भारत में विधि के अनुसार जो सक्षम प्राधिकारी होता है, बिना उसके अनुमोदन के जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होते हैं, जीएम फूड होते हैं, ठीक है, उनके आयात पर दूसरे देश से जो हम मंगवाएंगे उस पर रोक होता है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट्स कह रहा है बिल्कुल ही सही है। और आपको पता है कि जो जीएम फूड होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होते हैं, जिनके जीन में जो है छेड़खानी की जाती है, परिवर्तन कर दिया जाता है, उनके गुणों में जिससे परिवर्तन आ जाता है और ये अपने बेनिफिट के लिए किया जाता है। कई बार उसमें मिनरल्स की मात्रा, वाइटामिन से प्रोटीन्स की मात्रा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। रोग प्रतिरोधी क्षमता जो होता है, डिजीज़ के प्रति जो रेजिस्टेंस होता है, उसको इन्हांस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो वर्षा या फिर कह लीजिए कि जो मौसम की जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ, उससे लड़ने के लिए भी किया जाता है। तो इस तरीके से जीएम फूड का जो है प्रचलन आजकल जो है काफ़ी बढ़ रहा है। और इसके लिए जीईसी जो है जेनेटिकली अप्रूवल कमेटी है हमारे यहाँ। तो ये जो है जीईसी जो है इसके लिए जिम्मेदार संस्था है। और जब तक सक्षम प्राधिकारी जो है आपको अप्रूवल नहीं देंगे, वैसे स्थिति में जो आप इस तरह के फूड को बाहरी देश से आयात नहीं कर सकते। इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका सही है। तो ये जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया, तो जाहिर है कि ऑप्शन ए जो है आपका वो नहीं हो सकता है। दूसरे में कह रहा है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, तो बी भी खत्म हो गया क्योंकि पहला कथन तो आपका गलत हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आते हैं हम लोग स्टेटमेंट्स, इसी के स्टेटमेंट सी पर। इसमें कह रहा है कि कथन फर्स्ट सही है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि कथन फर्स्ट मैंने गलत बताया है आपको। उसके बाद लास्ट का ऑप्शन डी जो है इसमें कहता है कि कथन फर्स्ट यहाँ जो है वो सही नहीं है, लेकिन कथन सेकेंड जो है सही है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, जिसमें स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो फॉल्स है और स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो ट्रू है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देख रहे हैं आप। कहता है लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर की बात कर रहा है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित स्टेटमेंट्स पर विचार करना है। और 3 स्टेटमेंट्स जो है दिया गया है। कह रहा है कि जब लोकसभा के अध्यक्ष को, स्पीकर को हटाने का कोई संकल्प पारित कर दिया जाए या विचाराधीन हो सदन में, तब ऐसे स्थिति में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कि क्या वह पीठासीन नहीं होगा या होगी, दूसरा उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, और तीसरा वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का या देने की हकदार नहीं होगा या होगी। तो अगर लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ हमने संकल्प लाया है सदन में और वो विचाराधीन है, अभी तक उस मैटर जो है
वो क्या है, उस पर विचार कंसिडरेशन ही चल रहा है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है कि जो संकल्प लाया गया वो पारित फाइनल हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसे स्थिति में क्या क्या अधिकार होते हैं लोकसभा अध्यक्ष के पास, तो वो पीठासीन नहीं होगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऐसे में उसको लोकसभा स्पीकर नहीं मान सकते, वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा लोकसभा का, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा करेंगे तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ये विरुद्ध हो जाएगा। बोलने का अधिकार होगा तभी खुद को वो डिफेंड कर सकता है, अपनी बात को जो है सदन के समक्ष रख सकता है, जो उसके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है तो उस पर वो बोलने का अधिकारी है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया। अब बात करेंगे तीसरे स्टेटमेंट्स की, तो वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का हकदार नहीं होगा कह रहा है, जबकि वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का हकदार होता है। उसको मत देने का, जो संकल्प उसके खिलाफ लाया है वो पहली बार प्राइम फेस है, उस पर अपना मतदान कर सकता है। वो मतदान तभी नहीं करेगा जब किसी बिल के ऊपर दोनों ओर से पक्ष और विपक्ष के द्वारा जो मत दिया गया है और दोनों वो टाई कर जाए, बिल्कुल समान हो जाए, इक्वल मत पड़े। और ऐसे स्थिति में पता है कि आपको लोकसभा अध्यक्ष के पास ये अधिकार होता है कि जब मतों की स्थिति दोनों तरफ समान हो जाए तो ऐसे में वो अपना वैल्यूएबल मत देता है। तो ये अधिकार लोकसभा अध्यक्ष से उस समय छीन लिया जाता है। ऐसे कंडीशन में वो ये काम नहीं कर सकता है। तो टाई अप होने की स्थिति में जो है वो मत जो है वो नहीं दे पाएगा। लेकिन यदि उस संकल्प पर प्रथमतः मत देने का जो हकदार है वो होता है, उस पर ये अधिकार उसके पास है। तो यहाँ बोला है कि नहीं होगा, तो ये क्या हो गया आपका तीसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ये गलत हो गया। इसका मतलब कि केवल एक स्टेटमेंट नंबर 1 जो है आपका सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 54 की ओर। कह रहा है कि भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है, पहला। दूसरा कि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाएगा। और तीसरा कि कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी हो तो लोकसभा का विघटन हो जाने पर वो व्यपगत हो जाता है। अब देखना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहले स्टेटमेंट पर मैं आता हूं, स्टेटमेंट नंबर 1 पे। लोकसभा में लंबित कोई भी विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाएगा। कोई भी बिल सरकार के द्वारा यदि लोकसभा में लाया गया है और इसी दरमियान लोकसभा से बिना पारित नहीं हुआ है, लोकसभा में अभी कंसिडरेशन ही हो रहा है, उस पर वोटिंग नहीं हुई है, और वो जो है लोकसभा विघटित हो जाए, तो ऑब्वियसली है वो जो लाया गया था बिल, उस बिल का कोई मायने नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं रखता है, तो वो विघटित हो जाएगा। यानी कि स्टेटमेंट जो फर्स्ट कह रहा है क्या है, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। दूसरा, लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित, ठीक है, कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाएगा। कहता है कि अगर लोकसभा में कोई बिल लाया गया और लोकसभा ने उसे पारित कर दिया और अब राज्यसभा के पास चला गया और वहां अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन इसी दरमियान लोकसभा भंग हो गई, तो ऐसे में क्या वो विधेयक व्यपगत हो जाएगा? तो बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे में भी वो विधेयक जो है वो व्यपगत मान लिया जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 भी जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। अब तीसरे स्टेटमेंट पर आते हैं कि कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर ली है, ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सिटिंग जो है बुलाया गया है। और ज्वाइंट सिटिंग कैसे बुलाया जाता है? आर्टिकल 108 के तहत। ये जो आर्टिकल है इसके तहत ज्वाइंट सेशन जो है बुलाया जाएगा। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अधिकार है कि जब दोनों सदनों में किसी रिजोल्यूशन को लेकर, कोई प्रस्ताव को लेकर डिस्प्यूट हो जाए, सदन मानने के लिए तैयार न हो, तो वैसे स्थिति में, असाधारण परिस्थिति में ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। और इसका जो पीठासीन अधिकारी होता है, जो इसकी अध्यक्षता करेगा, चेयरमैनशिप को संभालेगा, वो लोकसभा का स्पीकर ही होता है, ठीक है। और वो अगर नहीं है तो उपाध्यक्ष होगा, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो ऐसे में जो है राज्यसभा की ओर हम बढ़ेंगे, राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी होगा वो होगा। और ऐसे में अगर वो भी नहीं है तो कोई भी एक व्यक्ति जो समान रूप से चयनित कर लिया जाए इस काम के लिए, वो हो सकता है। तो जो लोकसभा स्पीकर जो है इस ज्वाइंट सेशन को जो है उसकी अध्यक्षता करेंगे और प्रेसिडेंट के द्वारा ही बुलाया जाएगा साधारण परिस्थितियों में। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि ये केवल साधारण विधेयक के मामले में ही होता है। जब ऑर्डिनरी बिल रेजोल्यूशन लाया गया हो, इसके मामले में ही कोई डिस्प्यूट हो दोनों सदनों में, तभी ये बुलाया जाएगा, अदरवाइज ये नहीं बुलाया जाता है। जब बात मनी बिल या फिनांस बिल की होगी
या फिर संविधान में संशोधन से संबंधित कोई बिल है और उसमें अगर कोई डिस्प्यूट भी दोनों सदनों में है, तो ऐसी स्थिति में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि ज्वाइंट सेशन जो है पार्लियामेंट का बुलाया जाएगा। और पूरे देश में हमारा अब तक जो 1947 में हम आज़ाद हुए तब से लेकर आज तक जो है इस तरह के 3 बार जो है कार्य हो चुके हैं, ज्वाइंट सेशन बुलाया जा चुका है। पहला ड्वेरी एक्ट प्रोविजन में लाया गया था, 1961 में दहेज निषेध अधिनियम लाया गया था उसमें। फिर 1978 में जो है बैंकिंग से संबंधित जो है लाया गया था, बैंकिंग संबंधित जो रेजोल्यूशन लाया गया था, प्रस्ताव उसमें लाया गया था। और फिर 2000 में में जो है पोटा के खिलाफ जो पोटा का जब मामला आया था, जो एंटी टेररिज्म एक्ट बनने वाला था एनडीए की सरकार में, तो उस समय भी ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था। तो 3 बार ज्वाइंट सेशन अभी बुलाया जा चुका है। अब इसी में कह रहा है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करने की सूचना दे दी गई है प्रेसिडेंट के द्वारा, और ऐसे में लोकसभा का विघटन हो जाए तो क्या वो बिल बेअवगत हो जाएगा? तो नहीं। अगर इस तरह का काम सरकार के द्वारा किया गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दोनों का ज्वाइंट सेशन बुला लिया है और इसी दरमियान लोकसभा विघटित हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो बिल जो है इंटैक्ट बना रहेगा। अगला जब लोकसभा का गठन होगा तो फिर से उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। तो तीसरा जो स्टेटमेंट्स है आपका वो क्या हो गया? वो गलत हो गया। तो अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखिए, पहला दूसरा स्टेटमेंट आपका सही था और तीसरा गलत था। तो इसका मतलब है कि पहला और दूसरा का मतलब ऑप्शन बी जो है आपका क्या होगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पे, सॉरी 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 ये भी संसद से जुड़ा है कि भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो स्टेटमेंट्स दिए गए विचार करना है। पहला है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्री परिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है कि सदन का सत्रावसान समानता सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन यानी कोई रोक नहीं है जो कि सत्र में है। और तीसरा है कि लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को अगर छोड़ दें तो मंत्री परिषद के परामर्श से ही किया जाता है। ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और कह रहा है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। तो पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट्स पर आते हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्री परिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। तो क्या स्टेटमेंट सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है बिना मंत्री परिषद के सलाह के कार्य नहीं कर सकता है। कुछ एक एक्सेप्शंस है, असाधारण परिस्थितियां हैं जिसमें बिना मंत्री परिषद के सलाह के वो काम कर सकता है। अदरवाइज आर्टिकल 75(3) जो बोलता है, आर्टिकल 75(3) 75 का 3, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार ही काम करेगा और इसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंपेल्ड है, मजबूर है। तो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट पर आते हैं कि सदन का सत्रावसान समानता सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात ही किया जाता है। तो जो सेशन बुलाया जाता है, सेशन को आहूत करने यानी बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही है। सदन के अंदर जो कार्रवाई चलती है वो पीठासीन अधिकारी करता है, ठीक है। तो स्थगित कर सकता है, स्थगन हो सकता है। और स्थगन जो होता है क्या? आहूत करने का मतलब उसके बैठक को बुलाना। स्थगन का मतलब होता है कि बीच में आपने मान लीजिए कोई बातचीत हो गई, झगड़ा झंझट हो गया, तो बीच में कुछ समय के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट होने की वजह से आपने स्थगित कर दिया, 2 घंटा 4 घंटा या 2 दिन 1 दिन के लिए स्थगित कर दिया। तो ये लोकसभा का स्पीकर का काम है। जब सत्रावसान का काम करना होगा तो फिर से जो है ये प्रेसिडेंट के पास मैटर चला जाएगा। प्रेसिडेंट ही सत्रावसान का काम करेगा, यानी कि परमानेंटली जो है 4-6 महीने के लिए सदन की कार्रवाई बंद हो जाएगी। तो इसी की बात कर रहा है कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात करते हैं, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन, कोई रोक टोक नहीं है जो सत्र में है। तो बिल्कुल सही बात है कि कोई भी रोक टोक जो है नहीं है, कोई वर्जन जो है वो नहीं है। तो दूसरा सही हो गया। और तीसरा, लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को अगर छोड़ दें तो मंत्री परिषद के परामर्श से ही होगा। तो इसका मतलब है कि दूसरा और तीसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब हो गया कि आपका ऑप्शन सी जिसमें दे रखा है 2 और 3 वो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी यदि आपने लगाया है तो आपका वो राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर।
कह रहा है कि निम्नलिखित स्टेटमेंट्स है, इस पर विचार करना है। पहला कि हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी है, द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट। और दूसरा, यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता न्यूट्रलिटी प्राप्त करने का आशय रखता है और इसलिए इसका लक्ष्य उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी को विकसित करना है। बाद बाकी नीचे दिया गया कि इनमें से कौन से सही हैं वो आप चूज करेंगे। तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। पहला स्टेटमेंट जो है कि यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट का मतलब हो गया कि जो भी इंडस्ट्री सेटअप किया जा रहा है और उसमें जो भी एनर्जी जो है कंजम्पशन हो रहा है, एनर्जी का जो प्रोडक्शन हो रहा है, ये जो कोई भी काम चल रहा है उसके जरिए कार्बन का इमिशंस नहीं होना चाहिए, उस पर पूरी तरह से रोक लगाना है। ऐसा यूरोपीय संसद ने जो है जारी कर दिया, एक्ट जो है बना दिया है, तो बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता यानी कि नेट न्यूट्रलिटी, जहां पर कार्बन का इमिशंस बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, वो प्राप्त करने का आशय रखता है, जो गलत है। ये जो टारगेट है वो 240 न होकर यूरोपीय संघ का 2050 है, यानी 10 साल के बाद की है, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका वो रॉन्ग हो गया, तो पहला ही केवल सही है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे नीचे तो कथन फर्स्ट सही है और कथन दो दोनों सही है, तो ए नंबर तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों सही होने की बात कर रहा है। दूसरे में अगर जाएंगे तो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों इसमें भी बोल रहा है कि सही होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। सी में बोलेंगे कि कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है, तो आपका कथन फर्स्ट सही था और सेकंड गलत था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके हिसाब से? ऑप्शन सी, जिसमें स्टेटमेंट फर्स्ट सही बता रहा है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो रॉन्ग बोल रहा है। चलिए प्रोसीड करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 57, कह रहा है कि निम्नलिखित स्टेटमेंट्स पर विचार कीजिए। पहला है स्टेटमेंट फर्स्ट, हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उबरने में सफल हुआ और उसने अपने लोगों को दूसरे देश में जो पलायन और प्रवास हो रहा था उसे रोकने में सफल हुआ है, ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि वेनेजुएला के पास विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार है, तो पहला स्टेटमेंट जो है पूरी तरह से तो फॉल्स हो गया, निश्चित तौर पर, कि वेनेजुएला में बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इससे उबरने में अभी वो सफल नहीं हुआ है। इसलिए वहाँ के लोग जो है अच्छे जो है लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, अच्छे जीवन यापन के लिए जो है वो यूरोप और दूसरे देशों की ओर जो है भाग रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो बोल रहा है सफल होने की बात, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि सेकेंड स्टेटमेंट्स कि वेनेजुएला के पास जो है विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार है, तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। तो आपका राइट स्टेटमेंट राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें कथन दो सही हो और कथन फर्स्ट जो है वो गलत हो। तो देख लेते हैं किसमें हो सकता है ऐसा। नीचे चार कथन ए बी सी डी दिया गया है, जिसमें डी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इसमें कह रहा है कि कथन फर्स्ट जो है वो सही नहीं है और कथन सेकेंड केवल सही है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अब आते हैं 58। कह रहा है कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख, जो भू अभिलेख होता है, जो रजिस्टर्ड होता है भूमि से संबंधित, उसके आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि योजना को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र 100% वित्त पोषण कर रही है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है कि ये जो डिजिटल इंडिया भू अभिलेख वाला जो आधुनिकीकरण कार्यक्रम चल रहा है उसके लिए जो फिनांसिंग है वो केंद्र सरकार के द्वारा 100% है। दूसरा स्टेटमेंट है कि योजना के अंतर्गत भू संपत्ति का मानचित्र डिजिटीकृत किया जाएगा, जो कि ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यांतरित यानी कि ट्रांसलेट करने की पहल की गई है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। इसका मतलब राइट आंसर होगा पहला और तीसरा दोनों जो है सही है। तो देख लेते हैं कि पहला और तीसरा किस में सही होगा। तो पहला और तीसरा जो है नंबर सी बता रहा है कि पहला और तीसरा सही है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंबर सी, 1 और 3। ठीक है, ये सही हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59, ये करेंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में है और इससे संबंधित दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट्स है कि यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी
और गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रसवोत्तर प्रसव के बाद 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल की सेवा की गारंटी प्रदान करती है। और दूसरा स्टेटमेंट्स है, योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में चाहे तो सेवा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दोनों स्टेटमेंट्स में कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। अगर ट्रू है तो कहाँ तक और फॉल्स है तो कहाँ तक। अगर हम पहले स्टेटमेंट्स की बात करें, नंबर 1 की बात करें, तो ये योजना में सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवा उपलब्ध करवाया जाएगा और इसके लिए न्यूनतम पैकेज की भी व्यवस्था है। तो यहाँ तक जो बोला जा रहा है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स है। यही है यूपीएससी दोस्तों। यूपीएससी ने एक ही स्टेटमेंट में कुछ चीज़ सही और कुछ चीज़ गलत बता दी है और यहीं पर बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट जो है आपका क्रिस्टल क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर माइन्यूट चीज़ों पर जो है नज़र रखना ज़रूरी है और उसके डिफरेंस को समझना ज़रूरी है। नहीं तो इसमें आप गच्चा खा जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, आपको लगेगा सही है और वो गलत हो जाएगा। कई बार लगेगा चीज़ें गलत है और वो सही हो जाएगी। यहाँ ऐसा ही हुआ। शुरू के जो 3-4 लाइन देख रहे हैं बिल्कुल सही कह रहा है कि योजना जो चली है वो सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही जो होती है उसमें महिलाओं को प्रसव से पूर्व, ठीक है, नियोनेटाल फेज है, यानी कि जब बच्चे नहीं हो इससे पूर्व देखभाल के लिए जो है न्यूनतम पैकेज मिलता है। इसमें कोई शक नहीं। इसके लिए लाया गया है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। लेकिन जब बात प्रसवोत्तर करेंगे यानी कि बच्चा के जन्म के बाद करेंगे तो बोल रहा है कि 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की भी गारंटी देगा उसके बाद। ये गलत है। तो यहाँ से जो हिसाब किताब गलत हो जाता है आपका। यहाँ से लेकर ये जो लाइन देख रहे हैं आप सबका सब गलत है। इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका वो रॉन्ग हो जाता है। अदरवाइज यहाँ से अगर हटा देते तो ये स्टेटमेंट आपका सही था। अब दूसरे स्टेटमेंट जो है इसमें कह रहा है कि योजना में क्या है, तो कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता है स्वेच्छा से नज़दीकी जो स्वास्थ्य सुविधा केंद्र है सरकारी उसमें सेवा प्रदान कर सकते हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, जो हॉस्पिटल सरकारी डॉक्टर ना होकर प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं या नर्स है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस बारे में एक्सपर्टीज रखता है, ठीक है, वो चाहे तो आसपास या कहीं भी जाकर जो है जो सरकारी हॉस्पिटल्स है उसमें अपनी सुविधा, अब वॉलेंटियर्स जो है उसमें कर सकता है, उसमें जो है जाकर जो है मरीजों का देखभाल जो कर सकता है, उसे सजेशन वजेशन दे सकता है। तो उसको भी सरकार प्रमोट करना चाह रही है कि आप लोग भी आकर हमसे जुड़े। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा कथन इसमें सही है? केवल और केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, तो केवल और केवल बी, यानी कि केवल 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 60 पर। में कह रहा है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसके संदर्भ में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और 4 स्टेटमेंट्स हैं। पहला कि इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु वर्ग 21 से 40 वर्ष। दूसरा, लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान। और तीसरी बात कर रहा है कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक जो सब्सक्राइबर है उसको 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद मिलेगा 3000 रुपया मासिक वेतन, न्यूनतम वेतन। और चौथा, पारिवारिक पेंशन जो होगा वो पति पत्नी या अविवाहित पुत्रियों पर ही लागू होगा। अब देखते हैं कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जो पहला स्टेटमेंट्स देख रहे हैं इसमें कह रहा है कि प्रवेश आयु वर्ग 21 से 40 वर्ग है, जो कि गलत हो गया क्योंकि प्रवेश जो है ये 18 से लेकर 40 आयु वर्ग को होता है। तो इससे स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो फॉल्स हो गया। दूसरा करता है कि लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान है, जितना आपकी आयु हो रही है उसके हिसाब से आप अंशदान करते हैं और सरकार भी उतना अंशदान देती है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब तीसरे की हम बात करेंगे तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक जो सब्सक्राइब करेंगे, जिन्होंने योजना लिया, अंशदान दिया है, उसको 60 वर्ष की उम्र जब हो जाएगी उनकी, तो उसके बाद 3000 रुपया प्रतिमाह का न्यूनतम पेंशन उन्हें प्राप्त होगा। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। और चौथा स्टेटमेंट भी गलत हो गया जिसमें कह रहा है कि पारिवारिक पेंशन केवल पति पत्नी या विवाहित पुत्रों पर भी लागू होगा। तो आपका पहला और चौथा स्टेटमेंट गलत है, 2 और 3 दोनों सही है। तो आप देख लीजिए 2 और 3 किस में है, किस ऑप्शन में। तो आपका ऑप्शन बी बता रहा है कि इसमें 2 और 3 है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों?